प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा शुरू करें, मैं मीनाक्षी धीमान आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहती हूँ। ये जानकारी है कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, के विषय में, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने महामारी घोषित किया है। हम लगभग पिछले 6 महीनों से इसके बारे में पढ़ते, सुनते और समझते आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग पुनः अपने सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं, अपने कारोबार में लग गए हैं। आप सब छात्र भी अब पुनः अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी सरकार के अनुदेशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आपकी सुरक्षा हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बच्चों, प्रशासन के साथ-साथ हमें अब और भी सतर्कता बरतनी होगी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भले ही सरकार की ओर से हमें छूट मिली है, परंतु अब हमारा उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया है। हमें इन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा, जैसे अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना होगा। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में ही डालना होगा। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूर रखनी होगी। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर कम से कम 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकना होगा। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना होगा। सामाजिक आयोजन और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहना होगा। बचाव के आवश्यक उपायों का हमें पूरी सावधानी से पालन करना होगा, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को और अपने देश को इस महामारी से सुरक्षित रख सकेंगे। आशा करती हूँ कि आप एक आदर्श छात्र और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। तो अब चलते हैं अपने आज की पाठ चर्चा की ओर, जो कि कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है। पाठ का परिचय और सार जानने से पहले इसके रचनाकार के विषय में जानना अत्यावश्यक है। यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुप्रसिद्ध भाषण का हिंदी रूपांतर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। वह आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन दलित वर्ग की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। स्वयं दलित जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए जब विद्यालय के दिनों में इनके अध्यापक ने इनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प को पूरा करने हेतु समर्पित कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो कि पर्याप्त लोकप्रिय हुई।
यह पाठ 2 प्रकरणों के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत है। इसके प्रथम प्रकरण का इसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके दूसरे प्रकरण का शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए अब इसका सार समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ये बड़ी विडंबना की बात है, निंदनीय बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक अर्थात उसे बढ़ावा देने वाले, तो इस युग में अर्थात आधुनिक युग में, आज के युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है, और ये आज भी हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है। वे इसे बढ़ावा क्यों देते हैं, वे जातिवाद को क्यों बढ़ावा देते हैं? इस आधार का समर्थन करते हुए वे इसके पीछे कुछ तर्क देते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, क्योंकि श्रम विभाजन श्रम के आधार पर हुआ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अंबेडकर जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति किस बात से है? अब अपनी आपत्ति के लिए वे कुछ तर्क देते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का जब रूप ले लेती है, उन्हें इस बात से आपत्ति है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें इस बात को समझने के लिए हमें जाति प्रथा क्या है और श्रमिक विभाजन क्या है, हमें इनको समझना होगा। जाति प्रथा क्या है? आपने जाति प्रथा के विषय में पहले भी पढ़ा होगा। हमारा हिंदू समाज प्रमुख 4 जातियों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण जाति मानी जाती है। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र जाति सबसे निम्न जाति मानी जाती है। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो शूद्र जाति थी, उसके हाथ का पानी तक पीना भी पाप मानते थे जो उच्च जाति के लोग थे। आज के समय में तो ये नहीं है, परंतु किसी समय में ये आजादी से भी पहले या आज से 70-80 साल पहले ऐसा होता था। आज वर्तमान स्थिति ये नहीं है। वर्तमान स्थिति में सबको समान अधिकार प्राप्त है। अब जाति प्रथा तो आपने समझ लिया, परंतु श्रमिक विभाजन क्या है? अब श्रमिक विभाजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है, उसे उसी काम को अपनाना पड़ता है, उसी काम धंधे को अपनाना पड़ता है जो उसे जन्म से प्राप्त हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म लोहार जाति में हुआ तो उसे वही लोहे का काम उसे करना होगा, उसे अपना पैतृक पेशा अपनाना होगा, जो कि उसके पिताजी, उसके दादा, मतलब उसके पैतृक समय से जो पेशा चला आ रहा है वो उसे वही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका उस जाति में जन्म हुआ है। ये हुआ श्रमिक विभाजन, और इससे अंबेडकर जी को आपत्ति है, क्योंकि उस व्यक्ति का यदि उस काम में, उस कार्य में यदि उसको रुचि नहीं है, तब भी उसे विवशतापूर्ण वही कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि वह उसे उसके जन्म से, उसकी जाति से मिला है। तो इस तरह के विभाजन को, श्रमिक विभाजन को अंबेडकर जी अस्वाभाविक मानते हैं। यह जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, उनको ऊंच नीच में बांट देती है, जबकि जन्म से तो सब समान है। ये ऊंच नीच ईश्वर ने नहीं बनाई, ये हमें पहले से प्राप्त नहीं हुई, ये इंसान ने ऊंच नीच बनाई, और ये केवल हमें यही देखने को मिलेगी, हमें केवल ये अपने देश में देखने को मिलेगी, अन्यत्र नहीं पाई जाती। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम उनकी क्षमता को उस सीमा तक विकसित करें जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने पेशे का चयन कर सके। जिस काम में उसकी रुचि है, जिस काम में उसकी कार्यकुशलता है, उसकी दक्षता है, वे उसी काम को पूरा करे, क्योंकि वे उसी में ही सक्षम है। अब जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में क्षमता का विचार किए बिना ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब जाति प्रथा तो कार्य, उस व्यक्ति के कार्य को थोपती है
क्योंकि यदि उस व्यक्ति ने उस जाति में जन्म ले लिया और उसकी उसमें कार्यकुशलता नहीं है, उसकी उसमें रुचि नहीं है, तब भी उसे वही कार्य करना है। ये जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अब कैसे बांध देती है? क्योंकि उसे वही पेशा अपनाना है जो कि उसके दादा, उसके पिता, उसके उसके बुजुर्गों से चला आ रहा है, और उसे भी वही पेशा अपनी ताउम्र उसको वो अपनाना है। अब यहाँ पर एक बंधन है, यहाँ क्योंकि उसे उस पेशे में सारी उम्र के लिए बांध दिया गया, जबकि उसकी उसमें रुचि नहीं है, क्षमता नहीं है। अब भले ही ये पेशा कितना ही अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त हो, और जितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी ही कठिन समस्याएं उसे उस पेशे के दौरान उसे समस्याएं पैदा हो, उस मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर, अब वो क्योंकि उसे जाति से मिला है, ये श्रमिक, ये जाति प्रथा का एक कड़वा सत्य है, कटु सत्य है कि उसे वहां पर जितनी मर्जी प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न हो गई हैं, तब भी वह अपने पेशे को बदल नहीं सकता, क्योंकि उसको वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उस स्थिति में उसे भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है, वो बेरोजगार भी हो सकता है। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, कितना भी निपुण हो, कुशल हो, तब भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से भी गंभीर दोषों से युक्त है। इस विभाजन में व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा से तो कुछ चुन ही नहीं रहा, तो उसका उसका व्यक्तिगत रुचि तो मायने ही नहीं रखती। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या आज के समय में बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बड़ी क्या है? जितनी ये कि मतलब बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश कर रहे हैं। अब गरीबी भी इतनी बड़ी हमारे लिए समस्या नहीं है, जबकि बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि कई ऐसे व्यक्ति आज भी श्रमिक विभाजन के कारण कई ऐसे पैतृक पेशे अपनाए हुए हैं, रहे हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं है। उन्हें केवल विवशतापूर्ण ये कार्य करना पड़ रहा है, और ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी समस्या है। भारत में ऐसे अनेक व्यवसाय या उद्योग हैं जिन्हें हिंदू लोग घृणित मानते हैं, उनसे घृणा करते हैं, और इन कामों में लगे लोग अपने काम के प्रति अरुचि व विरक्त दिखते हैं, क्योंकि अन्य लोग उनके काम के प्रति घृणित उस उन कार्य को घृणित समझते हैं और उन्हें भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए वे व्यक्ति भी अपने उस कार्य के प्रति अरुचि दिखाते हैं और उससे विरक्त होते जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो, ना ही उनका दिमाग लगता हो, उसमें कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि कोई कार्य बिना रुचि के, बिना कुशलता के, बिना क्षमता के किया जाए, तो वो कार्य कभी कुशल नहीं हो सकता, उसमें कभी हमें दक्षता प्राप्त नहीं हो सकती। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यह अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर इसे निष्क्रिय बना देती है। तो जाति प्रथा हमारे आधुनिक समाज के लिए भी एक बड़ी समस्या है। अब बच्चों, इसका एक हिस्सा तो हमने समझ लिया, श्रम विभाजन के आधार पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसे तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि किस प्रकार से जो अंबेडकर जी हैं वो जाति प्रथा को क्यों अब बच्चों, हमने इसका एक हिस्सा हमने समझ लिया, जो जिसका शीर्षक है था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमने क्या समझा इसमें कि अंबेडकर जी जाति प्रथा और श्रम विभाजन को
आपत्तिपूर्ण नहीं मानते। उन्हें आपत्ति श्रमिक विभाजन से है और उनका मानना है कि किसी व्यक्ति का चयन उसकी उसकी जाति के आधार पर नहीं अपितु उसकी क्षमता, उसकी कार्यकुशलता और उसकी रुचि के आधार पर होना चाहिए। तो आइए इसका अब दूसरा हिस्सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका शीर्षक मेरी कल्पना का आदर्श समाज है। अब यहाँ लेखक जाति प्रथा की समस्या के रचनात्मक पहलू पर ध्यान दिलाता है। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज वह होता है जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है, जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त है, जहाँ पर स्वतंत्रता है, सबको अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य चुनने की, रहने की, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और जहाँ भाईचारे की भावना है। इन सब के होने को ही वह एक आदर्श समाज मानता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे समाज पूरी तरह से संचालित हो सके, चल सके। समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सभी की रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। देश सभी की उन्नति के साथ ही आगे बढ़ता है। एक वर्ग के बढ़ने से या एक वर्ग की उन्नति से ये देश नहीं बढ़ेगा। जब सभी वर्ग समानता से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी देश भी उन्नति करेगा। भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। यदि एक दूसरे के प्रति हम प्यार की भावना रखेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, तभी ये देश लोकतंत्र, असली लोकतंत्र कहलाएगा। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का भी एक नाम है। लोकतंत्र जहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें यह भी आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कोई कैसा भी कार्य कर रहा हो, एक दूसरे के काम के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना है, सम्मान का भाव रखना है, तभी एक सच्चा लोकतंत्र हम बना सकेंगे। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार कर लेंगे, पर वे मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने को जल्द तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मनुष्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार अपने कार्य को चुनेगा। इसके लिए वे जल्द तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि वे अपना व्यवसाय, अपना काम अपनी इच्छा अनुसार चुन रहे हैं और उन्हें वो कार्य चुनने की स्वतंत्रता है। वे तो दास्ता में जकड़कर उन्हें रखना चाहते हैं। अब दास्ता केवल वे दास्ता नहीं होती कि आप उम्र भर किसी दूसरे का गुलाम बन जाओ। दास्ता अब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार, उसकी रुचि अनुसार किसी काम धंधे में लगाए रखना भी एक प्रकार की दास्ता ही है। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता ही नहीं होती, केवल वो कानून से जुड़ी हुई नहीं है। किसी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत कोई कार्य कर रहा है, वो भी दास्ता है। अब लेखक समता पर विचार करता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता अर्थात समानता। उसके आलोचक यह कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। शारीरिक वंश परंपरा, अर्थात वो कौन सी वंश में, कौन सी जाति में जन्मा है। सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना। और तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न, ये उसके स्वयं के हाथ में होता है। और इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जितनी उसके अंदर क्षमता है, उसकी कार्य कुशलता है, उसके आधार पर उसे
हमें अवसर देने चाहिए ताकि वह अपने काम में विकसित हो सके। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम में उसकी रुचि होती है उसे वह पूर्ण लगन और मेहनत से करता है, जबकि ऐसे काम को जिसमें उसकी रुचि नहीं है और वह उसे विवशता पूर्ण कर रहा है, उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही प्राप्त है, अतः उनके पक्ष में निर्णय देना ठीक ना होगा। न्याय का तकाजा ये है कि हमें व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही संपन्न अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने हैं ताकि वे अपनी क्षमता, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार उन अवसरों का सही पालन करके अपनी दक्षता सिद्ध करें। समता के औचित्य का और भी आधार है। एक राजनीतिज्ञ का बहुत से लोगों से पाला पड़ता है, उसके पास समय का अभाव होता है, अतः उसे प्रत्येक विषय की केवल इतनी ही जानकारी होती है कि वह लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार कर सके। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ को ये पता होता है कि उसे कौन से व्यक्ति से क्या, लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं, कैसी आवश्यकताएं हैं, उन्हें वह उसी आधार पर पूरा भी करता है। मानवता के दृष्टिकोण से समाज के को दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसे में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यावहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वह सिद्धांत वही होता है कि वह सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करे। क्योंकि यदि वह उनके साथ समान व्यवहार नहीं करेगा तो उन एक एक सच्चे लोकतंत्र की वह कामना नहीं कर सकता, एक आदर्श स्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यही मार्ग बचा रहता है। यही मार्ग व्यवहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा, जिसका शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके दूसरे हिस्से का मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसमें हमने देखा कि एक आदर्श समाज तभी स्थापित हो सकता है जब उसमें रहने वाले लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। उन्हें उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता के आधार पर आगे बढ़ने दिया जाएगा। तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।